नमस्कार दोस्तों, आज की बातचीत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बायोब्रिक्स के बारे में। जी हाँ, हाँ जी, हाँ जी। बायोब्रिक्स। बायो यानी कि बायोलॉजिकली बनी हुई ब्रिक्स, जो मिट्टी से हुँ, नहीं बनी होंगी, जो हुँ, ऐसे मटेरियल से बनी होंगी जो बायो प्रोसीजर से आता है। तो इसके हुँ। बारे में जानकारी देंगे हमें पुनीत अरोड़ा जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू आपने मुझे फिर से बुलाया। सर, आप मुझे बताएं ये क्या है कंसेप्ट बायोब्रिक्स? बायो ब्रिक्स का पहले मतलब ये समझें कि ऐसा मटेरियल जो ऑर्गेनिक है, बायोलॉजिकली प्रोड्यूस हुआ है, सिंथेटिकली या आर्टिफिशियली नहीं प्रोड्यूस हुआ है और उसमें पहले जीवन था। जी, ऐसे मटेरियल से हम अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको बायो ब्रिक कहते हैं। जी, जैसे गन्ने का जो वेस्ट है, उससे अगर हम कोई ईंट बनाएँ, जी, ब्रिक बनाएँ, तो उसको हम बायो ब्रिक कहेंगे। हुँ, ऐसे ही जैसे हमारे भांग लगी होती है जगह जगह पे जिसको अंग्रेजी में हेम्प कहते हैं। जी, तो अगर हेम्प से हम अ, एक ईंट बनाए तो उसको बायो ब्रिक कहेंगे। हुँ, और इसी तरह हमारे जैसे हमारे गोबर है, हमारे देश में काऊ डंक है, बफलो डंक है। अगर इन चीजों से हम लोग अगर कोई ब्रिक बनाते हैं तो जी, उसको बायो ब्रिक कहेंगे। जी। तो ये जो बायो ब्रिक है इसका कंसेप्ट इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करता है या अभी कोई नया कंसेप्ट बाहर से लेकर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे नहीं नहीं, ये एक्चुअली इंटरनेट के दौर में अगर आप देखोगे तो बहुत कंट्रीज में ऑलरेडी ये बन रहा है, हो रहा है हैं? हम्म। और लोग जूझ रहे हैं। जैसे सीरिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सीरिया जैसी कंट्री में जहाँ पे सीमेंट भी मिलना मुश्किल है, हम्म। कोई ऐसा मटेरियल मिलना भी मुश्किल है, तो लोग अपने घर ही कुछ ऐसी ही टेक्निक्स यूज करके जो भी अवेलेबल मटेरियल है उससे हम बना रहे हैं। जी। ये इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें आप देखोगे कई लोग हैं जो अपने घर फटी हुई अपनी जीन है, कपड़े हैं, उनसे उनके साथ सीमेंट के साथ मिक्स करके और उसके साथ बना रहे हैं। तो जी। जीन कपड़ा जो है वो भी कॉटन है, जी। वो भी एक तरह का बायोब्रिक और कुछ मटेरियल सीमेंट है, कुछ बाइंडिंग मटेरियल है और कुछ उससे बना रहे हैं। जी। कनाडा में लोग बना रहे हैं। जी। इंडिया में ऑलरेडी है, एक डॉक्टर शिवदर्शन जी हैं, मलिक जी हैं, उनका काफी नाम है इसमें, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। वो जी। काउडंग के ऊपर काम कर रहे हैं। यूरोप में कुछ कंपनीज हैं जो उन्होंने पूरा कमर्शलाइज कर दिया है, तो वो उस तरह के काम कर रहे हैं। तो जी। ऐसा नहीं है ये कोई मतलब कोई पुराना कॉन्सेप्ट है। हम्म। हमारी आईआईटीज काम कर रही हैं इनके ऊपर। जी। तो तो मैं थोड़ा हाँ। सा इसमें ऐड ऑन करके थोड़ा सा आपसे जानना ये चाह रहा था कि जो हम्म हम्म बायोब्रिक्स हैं, जो हम बात कर रहे हैं काउडंग से हम्म बनी हुई बायोब्रिक्स, हम्म तो हमारे भारत में भी पहले घर हम्म को लीपने का भी एक प्रोग्राम हुआ करता था और हम्म, उससे भी घर बनाए जाते थे, गोबर से भी। हाँ हाँ, बिल्कुल यही वही है। हमने उसी के बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लेके ही हमने लीगो जैसे ब्लॉक्स होते हैं, जी। हमने बस वो उसी तरह के ब्लॉक्स बना दिए हैं। हम्म। लेकिन इसमें जो जो हमने जो इनिशिएटिव लिया है, जो इसमें क्या फर्क है और दूसरों में क्या फर्क है। हम्म। दूसरों में एक तो सीमेंट यूज होता है, हम्म। पोर्टलैंड सीमेंट यूज होता है। हम्म। हमने सिर्फ और सिर्फ जो है लाइम यूज किया है, चूना यूज किया है। जी। दूसरा हमारे एक में ये फर्क है कि हमने इसमें बिल्कुल भी मिट्टी नहीं इस्तेमाल करी है जी। और मतलब प्योरली गोबर के साथ बनाई है। मैंने बफलो गोबर भी लिया है और काव, दोनों के ऊपर मैंने ये ब्रिक्स बनाई है, और दोनों की जो आउटपुट है वो अच्छी है। जी। जी। तो मैं इसका हाँ 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 जो हाँ। प्रश्न मैंने पूछा था अगर उसको हम लोग उत्तर में बाइंड अप करें, हम्म ये कंसेप्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था, हम्म इंडिया में भी बाहर भी। और हम्म कुछ कंट्रीज में तो ये जरूरत ही बन गया है जहाँ पे हम्म वॉर चल रही है, तो लोगों को जहाँ सामान मुहैया नहीं करवा पा रही है, हम्म आसपास नहीं मिल रहा है, हम्म तो वो अपनी तरफ से कुछ टेक्निक्स नहीं लगा के भी जो भी हम्म अवेलेबल मटेरियल है उसके जरिए हम्म भी काम कर रहे हैं। तो जरूरत हम्म के मुताबिक भी काम हो रहा है और पुरानी एंशियंट टेक्निक भी है कि हम हम्म, बायो ब्रिक्स बना के या बायो मटेरियल से घर बनाते थे। पंजाब में हम्म, जैसे शौर बोलते हैं उसको, तो हाँ हाँ हाँ। हम्म जिसको पाथी हम्म कहा जाता है, तो उससे हम्म बनाया जाता है। तो शायद हम्म कुछ वैसा ही आप हमें बताने वाले हैं। हम्म। जी, जी। तो आप और बताएं हमें कि जो आपने लीगो ब्लॉक्स पिलाए हैं, क्या हम्म। किस तरह से आपने किया था? देखिए, इसका मेन जो मेरी अंदर से जो इंस्पिरेशन थी, क्यों मैं करना चाह रहा था, पहले तो मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ। हम्म। मेन कारण क्या है कि मेरा पिंजौर में घर है, तो मैं घर को कुछ रिपेयर कराना या कोई काम कराना, तो एक मैंने यहाँ पे एक मुसीबत देखी कि
रेता नहीं मिलती हम्म। है ना। तो एक रेता जो है, सैंड जो है वो एक सैंड माफिया के हाथ में है। और जो बहुत सारा, मतलब जो जो ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि कुछ लोग ही हैं जिनके पास ये सब है, मतलब कंट्रोल है। तो वो एक तो सैंड माफिया के कारण, एक जो आसपास में देखा कि बहुत सारा डेबरी, बहुत सारा गंद पड़ा रहता है आसपास। तो मेरे दिमाग में बार बार ये खटकता था कि यार ये जो जैसे घर बनाया, कुछ टूट गया, डेबरीज आ गई बीच में से, कुछ मटेरियल जो है उसको अगर हम कहीं दोबारा से रीयूटिलाइज कर पाए, तो उसका कुछ कर पाए। तो हमेशा मेरे घर में जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो कोई चीज टूटी है, तो मैं उसी को किसी तरह दोबारा से तोड़ के उसकी रोड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ, या उसको दबाने की वहीं पे कहीं पे इस्तेमाल करने की कोशिश करता था, ताकि वो मेरा कहीं लैंडफिल में या कहीं मेरे जो दूर जाके फेंकना ना पड़े। जी। तो मेन कारण ये था कि मेरे को सैंड की प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरा, ये जो मैंने बनाया लॉकडाउन पीरियड में बनाया है, और लॉकडाउन पीरियड में क्या हुआ कि रेता का, बजरी का मैं घर करवा रहा हूँ, रिपेयर करा रहा हूँ, तो हर चीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम्म। तो मेरे दिमाग में आ ही गया कि बस अब तो करना ही करना है। हम्म। तो मेरे पास थोड़ा सा आइडिया था, हम्म। और मैंने ये शुरुआत किया कि हमारे घर के पास ही है एक जगह है, कोई 1-2 किलोमीटर दूर, जहाँ से मुझे गोबर मिल गया। हम्म। और गोबर, मतलब मैं चाह बेसिकली क्या चाहता था कि हमें क्या करना पड़ता है, रेता लाओ, बजरी लाओ, और सीमेंट लाओ, 3-4 चीजें लाओ, और फिर उनका मिक्सचर बनाओ, और फिर उससे घर बनाओ। जी मैं जी चाहता था इस प्रोसेस को भी सिंप्लीफाई किया जाए, जी। और इसलिए किया जाए कि मतलब हमारे को डेबरीज से और जो जो ये सैंड माफिया से भी छुटकारा मिले। तो जी उसके लिए सिंपली हमारे पास, आप देखोगे कि हर गांव में, हिंदुस्तान के गांव में बहुत सारी गौशालाएं हैं, बहुत सारे घर हैं। जी इन सभी घरों में बहुत सारे लोगों ने अपना ये डेयरी फार्मिंग का काम अपनाया हुआ है। जी। तो बहुत सारे लोगों के पास बफलो डंक है, हम्म। काव डंग है, बहुत तरह के डंग है उनके पास, बहुत तरह का गोबर है। हम्म। तो वो उस गोबर को लेके सिंपली हमारे को चूने के अंदर अगर मिक्स करके, और उसको लीगो ब्लॉक में अगर हम फॉर्म कर दें, जी तो उससे हमारे को ये बायो ब्रिक मिल जाएगी। जी जी। तो मैं हाँ आपकी जी। बात से दो बातें बड़ा क्लियरली समझा हूँ जो हमारे श्रोताओं को तक पहुंचाता हूँ फिर से। हम्म। एक तो पहला, आप परेशान थे कि आप अपना घर जो बना रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, आपको सामान नहीं मिल रहा, तो आपकी जरूरत से आपने ये रास्ता निकाला, खुद हम्म। भी स्टडी करके वो रास्ता निकाला। बिल्कुल। दूसरा, इसके साथ जुड़ा हुआ मैं भी अपना एक्सपीरियंस एक शेयर करना चाहूंगा हम्म। कि आसपास जहां जहां भी डेयरी फार्मिंग है, हम्म। वहां वहां के नदी नाले जो हैं वो हम्म। गोबर से अटे रहते हैं। हम्म। जो गोबर है उनमें फेंका जाता है। कई हम्म। बार वो जो इवन लुधियाना का एग्जांपल लूं, तो हम्म। वहाँ के एसटीपीज इसीलिए बंद हो गए थे कि वहाँ हम्म। गोबर को प्रोसेस करना पड़ रहा था उनको। हम्म। हम्म। तो ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं, ये हम्म। सारा पूरा का पूरा जो गवर्नमेंट का तंत्र है वो भी मजबूत हो सकता है। हम्म। जो आइडिया हम्म। आपको अपनी जरूरत से निकाला आपने, हम्म। बहुत हम्म। अच्छा आइडिया हमें लग रहा है कि ये हो सकता है। बहुत हम्म। सारी इम्प्लीकेशंस इसकी हो सकती हैं। अब हम्म। आप हमें ये बताएं कि जब आपने ये बायोब्रिक्स बनाई हैं, हम्म। तो आपने ब्रिक्स कहा है, ब्रिक्स का, हम्म। जैसे कोई ब्रिक किसी को सुनते हैं तो उसके मन में मजबूती आती है, जो हम्म। मजबूत पत्थर जिससे हम घर बना सकते हैं। ये हम्म। जंग से बना हुआ क्या घर मजबूत, या ऐसी स्ट्रक्चर मजबूत होती है? देखिए, जैसे ही हम बायो ब्रिक्स की बात करते हैं, गोबर से बनी ब्रिक्स की बात करते हैं, तो ब्रिक जब वर्ड आ जाता है, हाँ बिल्कुल, हम कंपेयर करते हैं जो मिट्टी की ईंटें बनी होती हैं, जो भट्टे में बनी होती हैं। जी तो पहले मैं ये थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि गोबर में होता क्या है, जिसके कारण मैंने ये मतलब इनिशिएटिव लिया। जी गोबर में बहुत सारी परसेंटेज होती है, वो प्रोटीन की होती है। जी। तो उसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, काफी सारे एसिड्स होते हैं। तो बेसिकली जैसे ही गोबर बाहर जो जानवर के शरीर से बाहर निकलता है, हम्म। तो वो जो ताजा गोबर होता है उसमें काफी ज्यादा क्वांटिटी होती है प्रोटीन की। हम्म। और प्रोटीन जो है वो स्ट्रेंथ देता है। हम्म। ठीक है, जो चूना है वो हमारे को बाइंड करके देता है। जी तो अगर आपने देखा हो, गांव गांव में कई जगह पे पाथी बनी होती है, जिसको उपले भी कहते हैं, जी 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 है जी। ना। तो उपले जो हैं, आपने देखा कि वो पहले उनको उनके अंदर स्ट्रॉ डाल के, जी पराली डाल के, उसको उसकी शेप दे के, उसको जगह जगह पे सूखने के लिए डाला गया होता है। जी तो वो 1-2 महीने लगाती हैं सूखने में, और उसके बाद वो काफी सख्त बन जाती हैं। जी और उसको लोग जलाने के काम में इस्तेमाल करते हैं, कुछ जी लोग करते हैं, और कुछ लोग तो ज्यादातर वेस्ट ही कर रहे हैं, ऐसे ही गोबर को फेंक रहे हैं। जी जी, तो बिल्कुल जो, कर। हाँ हाँ, तो जो जलाने का भी है, तो उसमें क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। हम्म। ठीक है। हाँ, अब
किसी मटेरियल में कम पैदा होगी, किसी में ज्यादा होगी, तो इसमें थोड़ी कम होती है। तो जी। मैं ये चाह रहा था कि ये कुछ ऐसा हो कि हमारी जो पोल्यूशन है वो भी कंट्रोल हो। तो वो दोनों का जब हम मिक्सचर बनाते हैं, हम्म। गोबर का और चूने का, हम्म। तो ये कार्बन को सोक कर लेते हैं। ओके। और इनका बायोकेमिकल इस प्रोसेस को, जब हम इसको शुरू में मिक्स करते हैं तो 1-2 दिन के लिए मिक्स करके छोड़ देते हैं। हम्म। अच्छे से मिक्स करते हैं, स्टम्पिंग करते हैं। हम्म। तो इसको थोड़ा 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्योरिंग कहते हैं, जो जी। टेक्निकली है। तो क्योरिंग का प्रोसेस जो जिसमें हम सीमेंट वालों के लिए तो लोग ये कहते, क्योरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें पानी डालते हैं, है ना, ताकि सीमेंट गेन कर जाए। तो जी। हमारे इस प्रोसेस में क्योरिंग का पर्पस ये है, उसको मिक्स करके 1-2 दिन के लिए छोड़ना। तो उसमें क्या, चूने का और जो गोबर का फिर बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, धीरे धीरे उसके अंदर जो जीवन है वो एक चीज ज्यादा, चूना होने के कारण, ज्यादा टॉक्सिक होने के कारण उसके अंदर जीवन जीवन धीरे 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 समाप्त होना शुरू हो जाता है। जी। और वो अपने आप में एक बायो मटेरियल जो है, मतलब उसका जो प्रोटीन पार्ट है वो हमारे पास बचा रह जाता है। बाकी उसमें से पानी भी हम सन ड्राई करके निकाल देते हैं। जी। और पानी निकलते ही उसमें से एसिडिटी कम हो जाती है। और धीरे धीरे वो एक क्योरिंग के प्रोसेस के थ्रू, बाइंडिंग के थ्रू, वो एक ब्रिक फॉर्म ले लेती है। जी। ठीक है। अब इस ब्रिक फॉर्म जो है वो शुरू में तो बहुत, उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता जो भारी मिट्टी वाली जो ईंट बनी हुई है जिसको भट्टी में पका के किया गया है, और उसके साथ तो कंपेयर करेंगे तो इसकी उसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। हम्म। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी, जो चूने की एक खासियत है कि वो धीरे धीरे जो है वो बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त होता जाता है। जी। तो उसको हालांकि कोई 10, करीबन 25-30 साल लगेंगे उस तरह का पत्थर बनने में, जिस तरह का एक ईंट होती है। हम्म। लेकिन ये स्ट्रेंथ जो है वो इतनी इतनी है कि आप उसके ऊपर स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। और जी। स्पेशली आप एक मिक्स फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जिसमें आजकल आपने देखा होगा सब फ्रेम्ड स्ट्रक्चर यूज करके हम्म। जो है अपना घर बनाते हैं। पहले पिलर्स खड़े कर लेते हैं, जी। और पिलर्स खड़े करने के बाद वो फिर बीच में ईंटों के साथ फिलिंग करते हैं। जी। तो जो लोड बेयरिंग है वो तो सारी पिलर्स के ऊपर हो रही है। जी। तो आप जो दूसरी ईंटें हैं उनकी बजाय हमारी ये गोबर की जो बनी हुई ईंटें अगर इनसे आप करोगे, तो आपको मतलब एक तो घर बिल्कुल ठंडा रहेगा, नेचुरल हम्म। मटेरियल से रहेगा, बहुत खुशबूदार रहेगा। हम्म। जब भी उस पर पानी पड़ेगा तो बहुत अच्छी खुशबू महक आएगी। मिट्टी की जो सौंधी महक हम जिसको हाँ, मिट्टी की आएगी। वो एसिटिनोमाइन्स नाम के एक बैक्टीरिया होता है, वो पैदा होता है, उससे खुशबू आती है। कहते हैं। जी। तो आपको बिल्कुल वो बेनिफिट्स मिल जाएंगे जो एक मिट्टी के घर के होते हैं, जो गर्मियों में आपको ठंडा रखता है, सर्दियों में आपको गर्म रख के देता है। वो आप बेसिकली हम वो वाला चीज आपको मिल जाएगी। जी। 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 हम्म। तो आपकी इस बात से अगेन सवाल कई सारे उत्पन्न हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हम आपने बड़ा एक पॉइंट बताया है कि ये चूना जो है वो ओवर द पीरियड टाइम ज्यादा स्ट्रेंथन होता है, हम्म। डिग्रेड नहीं होता। 25 साल बाद तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। हम्म। तो ये आपने एक बात बताई। दूसरा, जब हम्म। ईंटों की बात करते हैं तो उसके बाद सीमेंट भी करते हैं, उस हम्म। पर प्लास्टर जो दूसरा पेंट भी करवाते हैं, ताकि हम्म। धूल मिट्टी से और उससे बचा रहे, नमी से बचा हम्म। और हम्म। धूप से बचा रहे, पानी से। हम्म। हम्म। अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर आप बता रहे हैं, हम्म। बायोगैस वाली काउ डंग हो हम्म। गई, ये बता रहे हम्म। हैं, अगर इसके हम्म। ऊपर ऐसी सब चीजें पड़े, एनवायरनमेंट ऐसा पड़े, इसको धूल पड़े, मिट्टी पड़े, नमी हम्म। पड़े, तो इसका क्या हो? देखिए, धीरे धीरे मैं इसको टेस्ट भी कर चुका हूँ। इसमें जो पानी, वाटर पेनिट्रेशन जो है, पानी जो है हम्म। वो पेनिट्रेट होना बंद हो जाता है। हम्म। लेकिन कोई चीज को लगातार अगर आप पानी में रखोगे तो वो खराब भी हो जाएगी। वो तो सीमेंट की भी खराब हो जाएगी। जी। तो उसमें अगर वो लगातार पानी रहेगा तो पानी से तो बचाना है उसको। लेकिन अदरवाइज पानी की जो पेनिट्रेशन है वो इतनी नहीं होती है, या इतनी दिक्कत नहीं होती है, या इसकी स्ट्रेंथ नहीं लूज होनी शुरू हो जाती कि इसको बिल्कुल ही ये ढह जाती है, या बिल्कुल वो क्रम्बल कर जाती है। उस तरह कुछ नहीं होता। ये जी। बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ मेंटेन करता है। इसको बस 1-2 महीने लगते हैं ढंग से सूखने के लिए। जी। और जब वो लग जाती है, जब दीवार में भी लग जाती है, तो उससे वो उसमें वहीं जम जाती है, उसके वहीं क्रिस्टलाइजेशन, उसके अंदर क्रिस्टल्स पैदा हो जाते हैं। तो क्रिस्टल्स भी आपने देखा होगा, उनका लैटिस होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूलरली उनका स्ट्रक्चर होता है। तो उसके में भी वो स्ट्रेंथ स्लोली एंड ग्रेजुअली क्रिस्टल्स फॉर्म बनते बनते वो उसमें जो है उसकी स्ट्रेंथ ठीक रहती है। जी। 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 तो मैं अगर इसको ऑब्जेक्टिव तौर पे ले आऊं, तो आपके ऑब्जर्वेशन क्या है? इससे टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाई जा सकती हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी बनाई जा सकती इसमें दोनों चीजें बनाई जा सकती हैं।
जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो जैसे मैंने बताया पिलर्स खड़े करके लोड बेयरिंग उन पे कर सकते हैं। जी जी। और टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स तो बिल्कुल 1000% बनाए जा सकते हैं। और उसके अंदर आप साइकिल स्टैंड बना लो, आप अपनी घर में छोटी सी छत पे आप क्यारी बनानी शुरू चाहते हो, तो जी वो ये ईंटें इतनी हल्की होती हैं। जी। मैंने एक वेट किया था, एक जो गोबर की ईंट हमारी जो बन रही थी, जो स्टैंडर्ड ईंट है, जो 9 इंच बाय 4.25 इंच वाली जो होती है, 4.5 इंच वाली, हम्म तो उसका जो वेट आ रहा है 715 ग्राम आ रहा है। हम्म। किसी का 715, किसी का 720, किसी का 730 के करीब आ रहा है। हम्म। और जो ईंट होती है हमारी जो भट्टे से आती है, जिसमें इतनी एनर्जी लगती है, इतना धुआं लगता है, इतनी लेबर लगती है, हम्म। और उसको इतने घंटे लगते हैं, और एक जगह से उठा के यहाँ दूर तक लाने में इतनी एनर्जी यूज होती है, पेट्रोल यूज होता है, डीजल यूज होता है, हम्म। कोयला यूज होता है। उसका जो भार है वो 3.5 किलो होता है। 3.5 किलो भार उसका होता है, और आपकी बनाई हुई ईंट का भार सिर्फ 750 ग्राम है। हाँ, लेकिन मैं सात सौ जो दस बीस ग्राम है। जी 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 जी। हम्म। तो बिल्कुल, तो इस बारे में अगर थोड़ा सा कंक्लूड किया जाए जो आपने हमें बताया, हम्म। अभी आपने ऐसी कोई स्ट्रक्चर तो नहीं बना के देखी होगी जिसको 75-80 साल के लिए आपने टेस्ट किया होगा, तो लेकिन हम्म। किया जा सकता है। तो आपने हमें जो बताया बहुत सारी इम्प्लीकेशंस निकलती हैं। हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टेम्परेरी घर की जरूरत होती है, जैसे रैन हम्म। बसेरा बनाया जाता है, उस तरह बिल्कुल। की चीजें बनाई जा सकती हैं। गर्मियों में बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा भी करना पड़ता है एक हाँ। टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए। हाँ। हाँ। जो बाहर ओपन जगह पड़ी हुई है जहाँ लोग अपने टिन के या और झुग्गी झोंपड़ियां बनाते हैं, तो वहां भी इस तरह के घर बना के हाँ, दिए जा बिल्कुल। सकते मेरा मेरा ये गोल यही रहा है कि मेरे घर के, हर शहर के, मतलब मेरे घर के क्या, मेरे पिजौर शहर के क्या, हर शहर के बाहर एक सबर्ब एरिया होता है, एक हैं। झुग्गी जी झोपड़ी वाला एरिया होता है। जी तो झुग्गी झोड़ी में एरिया में कुछ लोगों ने गाय भैंस भी पाली होती है, जी जी। गोट्स भी पाली होती हैं। तो उनको, उन लोगों को भी साथ में लेना, ताकि वो लोग अपना ठंडा घर बना पाए, टेम्परेरी घर बना पाए, सबसे बड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो इसके थ्रू भी कर पाए। जी जी। मैं तो आपकी इस बात में बहुत सारा एनवायरनमेंट का फायदा भी देख रहा हूँ। हाँ, जैसे मैंने बिल्कुल आपसे बिल्कुल। जिक्र हाँ। किया कि नदी हाँ, नालियों में वो पानी में अंदर गोबर जो बह रहा है वो बंद हो जाएगा अगर हम इस तरह बिल्कुल की स्ट्रक्चर्स खड़ी करना शुरू कर दें। बिल्कुल। लोगों जितना कम वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहां से कहीं से पोर्ट कराएंगे, उतना ही ज्यादा पेट्रोल डीजल की बचत होगी, उतना ही ज्यादा हमारे जो धन की है उसकी बचत भी होगी। इसके अलावा बिल्कुल और भी बिल्कुल। बड़े फायदे मुझे नजर आ रहे हैं कि अगर कोई रूफटॉप गार्डनिंग करना चाहता है, तो स्ट्रक्चर टेम्परेरी बनाना चाहता है, तो वो भी हम्म। यूटिलाइज कर सकता है। तो काफी बिल्कुल सारी बिल्कुल। चीजें हैं जो आपकी इस बायोब्रिक्स के जरिए हो सकती हैं, और हम्म। डेफिनेटली आपने बड़ा अच्छा नाम दिया है इनको, बायोब्रिक्स। तो आप हमें थोड़ा सा और कंक्लूजन में, अब हम हम्म। अपनी बातचीत को थोड़ा सा कंक्लूजन की ओर ले जाते हैं। हम्म। आपका विजन क्या बना है इन बायोब्रिक्स के बारे में, आप हमें वो बताएं। देखिए, मेरा तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस ढूंढने का है कि इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाए। जी अब जैसे रूफटॉप गार्डनिंग की बात करें, तो रूफटॉप पे हमने अपने घरों में क्या लगाया होता है, पानी की टंकी लगाई होती है, और जी ज्यादातर घरों में आजकल 90% लोगों में पानी की जो टंकी है वो प्लास्टिक की होती है। जी अब वो गर्मियों में इतनी गर्म हो जाती है, और सर्दियों में बिल्कुल ठंडा पानी उसमें इतना ज्यादा हो जाता है कि दिल उसके उस पानी से इस्तेमाल करके नहाने का दिल नहीं करता। जी। तो ये इन बायो ब्रिक्स जो हमने बनाई हैं, ये जो गोबर ब्रिक्स हमने बनाई हैं, ये इन अगर इनकी इनका एक उनका एक साथ में फोर्टिफिकेशन कर दी जाए, इनके आसपास जो अपनी जो पानी की जो टंकी है इसके आसपास इसको लगा दिया जाए, तो हम्म पानी की टंकी जो है इंसुलेट हो जाएगी। हम्म तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी मतलब मेंटेन रहेगा, नॉर्मल मेंटेन रहेगा, हम्म। और वो भी एकदम हीट अप नहीं होगी, इतना ज़्यादा टेम्परेचर उसमें नहीं आएगा। तो इसको छतों की इंसुलेशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर एसी कोई चलाता है तो एसी का खर्चा कम हो सकता है, एसी बिल के जरिए बिल जो हाँ, बिजली बिल्कुल। यूज हो रही है वो कम हो सकती है। हाँ, क्योंकि ये मटेरियल ऐसा है, ये ऑटोमेटिकली जो वाटर वेपर की जो जो कंटेंट है हमारे रूम का, उसको भी चैनल उसको भी मेंटेन करता है, उसको भी हमारे ह्यूमन जो जो हमारे इंसान को जो जिस रेंज में ह्यूमिडिटी में रहना चाहिए, जिस रेंज में टेम्परेचर में रहना चाहिए, उस टेम्परेचर पे ये बेसिकली हमारे को हेल्प करता है ऑटोमेटिकली। मतलब इसमें कोई हमारे को एक्सटर्नली कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता कि कोई टेम्परेचर सेंसर्स लगा दें, या ह्यूमिडिटी कंट्रोलर्स लगा लें, ह्यूमिडिफायर लगाएं या डीह्यूमिडिफायर लगाएं। जी जी तो ये ऑटोमेटिकली हमारे जो इंसान की जो रेंज है, जिस टेम्परेचर में, जिस ह्यूमिडिटी में उसको प्लेजेंट लगता है, जी और जिसको खुशबू भी आए, उस तरह का, एक इस तरह का इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना देता है। जी तो मतलब इसकी मतलब बहुत मेरा मेन पर्पस अब ये है एप्लीकेशंस इसकी और आइडेंटिफाई करनी, और इनको आम जनता तक, आम लोगों तक पहुंचाना। और अगर गांव में कोई है
जो खुद अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहता है उसको भी हम सिखाएंगे। जी दूसरा, अगर गांव का कोई बच्चा है जो अपना एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट्स रखता है और वो चाहता है कि इसका काम करे, वो इन ईंटों को बना के बेच भी सकता है। जी, बिल्कुल। आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि ये पॉडकास्ट जो है वो उन लोगों तक पहुँचे जो वाक़ई में कुछ करना चाहते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी और अपने लिए भी। पुनीत जी, बस एक लास्ट बात आपसे और, कि हाँ, आप हाँ। अपना एक फ़ोन नंबर ज़रा इसमें रिपीट कर देंगे हमारे पॉडकास्ट में, ताकि लोग जिसको चाहिए वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकें? हाँ, मेरा फ़ोन नंबर है 9872856485। जी। जी, बिल्कुल। तो और पुनीत जी की वेबसाइट है puneetarora2000.com, वहाँ पे भी इनसे संपर्क साधा जा सकता है, और हम लोगों के साथ अगर आप सीधा-सीधा कॉन्टैक्ट इंटरेक्टिव संवाद करना चाहेंगे, तो हमारा फ़ेसबुक के ऊपर ग्रुप है सोशल सब्सटेंस के नाम से। तो सोशल सब्सटेंस ग्रुप में भी आप अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, वहाँ हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपका आज इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अरोड़ा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू बंसल जी, थैंक यू।